जीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपीपीसीएस और आरओ दोनों ही प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। ये टेस्ट सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलती रहेगी। आज ये पहला वीडियो है, यानी कि इस टेस्ट सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। इसमें हम जो भी प्रश्न लेकर आए हैं बिल्कुल आपके सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के मुताबिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर आरओ के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में। इसमें दोनों में जो पहला पेपर होता है वो जीएस का होता है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट आपको ये बताएंगे कि आरओ और पीसीएस का जो जीएस होता है उसका लेवल अलग अलग होता है। लेकिन जो लोग पिछले 3-4 सालों से 3-4 टर्म से यूपीपीसीएस और आरओ दे रहे हैं उनको पता चल गया है कि दोनों में ही जीएस का जो लेवल है वो लगभग समान है। एक बात है कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल का थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस एक ही लेवल के होते हैं। इसलिए आपको इन दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बेहतर पढ़ेंगे तो औरों से ज़्यादा बेहतर स्कोर भी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारी की, जिसका नोटिफिकेशन साल के अंत में आने वाला है, जीआईसी प्रवक्ता की, एलटी ग्रेड की, तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों में ही जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जीएस जो कि एक महासागर की तरह है, आप कितना भी पढ़ लें बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। तो यही सबसे बेहतर समय है कि आप जीएस पर फोकस करें। और ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है इसको प्रतिदिन आप देखें और इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें कुल मिला के लगभग 16 से ज़्यादा प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय हैं। थोड़ा सा समय देकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं औरों से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कथन है कि अभी तक बिजली व गैस आधारित तकनीक से हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है। इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2024 को हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी है। इस माध्यम से वर्ष 2028 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से करीब 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार और अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने वालों को कई लाभ और प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया है? तो फ्रेंड्स ये जो त्रिनेत्र ऐप 2.0 है इसका पहला संस्करण भी आया था और दोनों ही जारी किए गए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस के साथ डीजीपी मुख्यालय में इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से 9.32 लाख 9,32,000 से अधिक आपराधिक रिकॉर्डों को डिजिटल किया जाएगा। आप अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रश्न है कि अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी मारुत ड्रोन्स ने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत किन 2 राज्यों की महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन निर्माता कंपनी है जिसका नाम क्या है? मारुत ड्रोन्स। इसने नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। किन 2 राज्यों में शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये एक है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार, यानी कि विकल्प आपका सही है बी। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में। नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले के फूलपुर की 90 महिलाओं और बिहार के पूर्वी चंपारण और मोतिहारी से 60 महिलाओं को, मतलब यूपी से 90 और बिहार से 60 महिलाओं को इस ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोड़ा गया है। दोनों प्रदेशों की महिलाएं अब खेती के लिए ड्रोन विमानों का उपयोग कर सकेंगी। इसमें एग्ज़ाम में प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो
नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम है किन दो राज्यों में शुरू किया गया है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम को किस कंपनी के द्वारा, मतलब ड्रोन निर्माता कंपनी कौन सी है जिसके द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, मारुत ड्रोन्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसको नाम दिया गया है एम युवा नामक कार्यक्रम, किस प्रदेश में जल्द ही शुरू होगा? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एम युवा है इसका फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एम फॉर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो यम युवा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, YUVA, यम युवा। तो ये जो इनिशिएटिव है इसे उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन इसे शुरू करने का प्लान है। नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एम युवा कार्यक्रम के तहत युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME विकास को शामिल करते हुए यह पहल यूपी की आर्थिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देगी। राज्य सरकार ने बजट 2024-25 में इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो एम युवा कार्यक्रम है, एम युवा कार्यक्रम, इसके लिए 2024-25 के बजट में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 1000 करोड़ रुपए। और इस योजना में प्रतिवर्ष कितने युवाओं को ट्रेंड किया जाएगा? तो 1 लाख युवाओं को। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो 5 वर्ष पहले यह योजना शुरू हुई थी, कब? 2018 में। और बीते 17 सितंबर तक, मतलब 17 सितंबर 2023 तक केवल 3.06 करोड़ कार्ड ही बनाए गए थे। और इसके बाद सिर्फ 8 महीने में 1.94 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए। तो दोनों को ऐड करने के बाद ये जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं कि कुल मिला के 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो अब कुल 5331 अस्पतालों में इस योजना से मुफ्त उपचार की सुविधा मिलती है। कुल लाभार्थी परिवारों की संख्या कितनी हो गई है? 1.80 करोड़। और इसमें 1,31 करोड़ लाभार्थी जो हैं ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हैं। बाकी 49.23 लाख अभ्यर्थी जो हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अंत्योदय या अन्य योजना के हैं। ऐसे में कुल लाभार्थियों की संख्या करीब कितनी हो रही है? 9.02 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है आयुष्मान कार्ड योजना, ये कब शुरू हुई थी? तो 23 सितंबर सन 2018 में, और पूरे भारत में इसे एक साथ लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना हुई है पटना में, जो कि बिहार है। तो 4 मार्च 2024 को बिहार के जो CM हैं नीतीश कुमार, उन्होंने NDRC नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में ही मंजूरी मिल चुकी है और यह केंद्र गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी पर पटना विश्वविद्यालय के अंदर स्थित है और ये 4400 वर्ग मीटर पर बनाया गया है। गंगा डॉल्फिन, जिसको गैंगेटिक डॉल्फिन भी कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका। तो एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, बांग्लादेश और नेपाल में मिलती है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो नदी में पाई जाती है। तो ये जो आपके प्लेटानिस्टा गैंगेटिका है यानी गंगा डॉल्फिन है, ये भारत में मिलती है, बांग्लादेश में और नेपाल में। किन किन नदियों में? तो गंगा में तो मिलती ही है, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगो में भी ये नदी पाई जाती है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को कब स्टार्ट किया गया? तो 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने कब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA को अधिसूचित किया है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। तो फ्रेंड्स, CAA की घोषणा जो है केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई है? 11 मार्च 2024 को। तो ये भी आप याद रखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लाया गया था। कब? 11 दिसंबर 2019 को संसद ने
इसे पारित किया था। संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स संशोधन हुआ था 11 दिसंबर 2019 को, नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, 12 दिसंबर को 2019 में राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उन्होंने CAA को मंजूरी दे दी थी। नागरिक संशोधन अधिनियम ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनने का प्रावधान देता है। अधिनियम के प्रावधान कहाँ कहाँ पर नहीं लागू होंगे? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो स्वायत्त आदिवासी क्षेत्र हैं, जो संविधान की 6ठी अनुसूची में हैं, उन पर लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में, और जो 6ठी अनुसूची में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ ये उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा जहाँ इनर लाइन परमिट है। अभी जो इनर लाइन परमिट होती है क्या होती है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में आप नहीं जा सकते हैं, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसको कहते हैं इनर लाइन परमिट। सिक्योरिटी के मद्देनजर ये व्यवस्था जो है इन राज्यों में, कुल मिला के कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में ये व्यवस्था लागू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ध्यान दीजिएगा, भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां जो हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई जाती हैं ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ। इसमें अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद ये बनास घाटी गुजरात में स्थित हैं। तो गुजरात में तो है ही नहीं बनास घाटी। बनास घाटी कहाँ पर फ्रेंड्स? तो ये आपको मिलेगी राजस्थान में। यानी कि पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। अगर यहाँ पर गुजरात की राजस्थान होता तो सही रहता, यानी कि इसका जो उत्तर बन रहा है वो ऑप्शन ए बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए। तो अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद ये बनास घाटी में दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है, तो इनका एक नाम बनास संस्कृति भी है। तो अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुंद ये कहाँ पर हैं? बनास घाटी में हैं, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। ताम्र पाषाणिक स्थल अहाड़, ये ताम्र पाषाणिक स्थल है अहाड़, इसका प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबे वाली जगह है। गिलुंद से तांबे के टुकड़े भी मिले हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, यानी कि उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन सी। देखो फ्रेंड्स, गिलुंद, बालाथल और ओजियान में घरों को चारदीवारी से घेरा भी गया है। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो अहाड़ संस्कृति है जो कि आपको मिली कहाँ पर? राजस्थान में। ये 2100 से 1500 ईसा पूर्व की संस्कृति है। यह अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से थोड़ी अलग है। दूसरे केंद्रों के लाल और काले लेप के मृदुभांड मिलते हैं, मतलब जो दूसरे केंद्र हैं ताम्र पाषाणी युग के, वहाँ से जो मृदुभांड मिलते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन, उस पर लाल और काले रंग का लेप है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है और इसे कृष्ण लोहित, मतलब काले रंग का बैकग्राउंड है और उस पर जो है सफ़ेद रंग से जो है चित्रकारी की गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली, ध्यान दीजिए, मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल किस जगह से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में तो है नहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। बात करते हैं नौदा टोली के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वो नौदा टोली से ही पूछे जाते हैं। तो नौदा टोली ये मध्य प्रदेश का एक जिला है खरगोन, उसी में आपको मिलेगा। इसका उत्खनन किसने करवाया था? कई बार प्रश्न होता है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो HD सांकलिया ने। यहाँ पर मिट्टी, बांस और फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार घर भी मिलते हैं। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आसान सा प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो समय फ्रेंड्स, तो ये माना जाता है 1206 से लेकर 1290 तक। अब गुलाम वंश में जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सुल्तान, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही आएंगे।
और इसमें सभी एक वंश के नहीं थे, मतलब इनका जो वंश था वो अलग अलग था, इनके माता पिता स्वतंत्र थे। तो इसी वजह से इस वंश को, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, मामलुक वंश, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एक प्रश्न ये भी आता है कभी कभी कि कुरान ख्वाह और लाख बख्श किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, ये करेक्ट है। यहाँ पर देखो कई प्रश्नों को मिलाकर एक प्रश्न बदल दिया गया है, तो एग्जैक्टली जो नंबर्स हैं उससे ज़्यादा प्रश्न आपको मिल रहे हैं। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी और फ़क्र मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक का संरक्षण मिला था, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं, उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। तो ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये मस्जिद कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था, कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, याद रखिएगा। ये एक ज्वालामुखी है जो कि फरवरी मार्च में फटा था, फरवरी में ही फटा था ये। और कहाँ पर फटा था, पापाकाटेपेटल ज्वालामुखी, ये चर्चा में आ सकता है एग्जाम में ये, क्योंकि चर्चा में है। तो पापाकाटेपेटल ज्वालामुखी, इसमें जब लावा निकलना शुरू हुआ तो उसकी वजह से जो संबंधित देश है, अब देश का नाम कौन सा है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्या लगाना पड़ा, आपातकाल की घोषणा कर दी गई पूरे देश में, और ये स्थित है मैक्सिको में, यानी कि ऑप्शन इसका सी है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक प्रश्न यहाँ पर और भी बन सकता है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके पर ये प्रश्न देखिए कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 को जीता है। तो टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 को जीत लिया है विजय जैन ने। तो विकल्प ए आपका सही है, ये है आपके विजय जैन जी। तो देखो हाल ही में टाइम्स ग्रुप द्वारा नोएडा में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक एमडी विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2012 में स्थापित, मतलब ये जो इनका ग्रुप है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 2012 में होती है। स्टार स्टेट एक तेज़ी से बढ़ने वाला रियल एस्टेट उद्यम है जो आवासीय, वाणिज्यिक और खुदरा क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। और फ्रेंड्स ये देखिए आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्मू पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ता है। निम्मू पदम दारचा सड़क रेल मार्ग, इसको बनाया किसने है, तो इसको बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और इससे कनेक्ट होता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही है सी, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मू पदम दारचा मार्ग को जोड़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। यह मार्ग कारगिल लेह राजमार्ग के साथ दारचा और निम्मू से गुजरते हुए मनाली तथा लेह के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करेगा। यह मार्ग अब मौजूदा मनाली लेह और श्रीनगर लेह मार्गों के साथ साथ लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ने वाली तीसरी धुरी के रूप में काम करेगा। तो हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, मैंने आपको बताया था, इसका उत्तर आइसलैंड है। देखो मैक्सिको में ये भी हुआ था ज्वालामुखी में विस्फोट, और मैक्सिको में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था फ्रेंड्स, उसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पापाकाटेपेटल ज्वालामुखी। और इसी के साथ साथ हाल ही में, मतलब मार्च के महीने में, आइसलैंड में स्थित है एक ज्वालामुखी, उसमें भी विस्फोट हुआ था। तो आइसलैंड में जब विस्फोट होता है तो यहाँ पर जो है आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। आइसलैंड के राष्ट्रपति कौन है, गुडनी जोहानसन है। और सर्वाधिक प्रभावित शहर कौन सा हुआ था, ग्रिंडाविक शहर। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और ओनली जीएस मास्टर का जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मंथली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है आपको हर महीने दे दी जाती है। फिलहाल जनवरी महीने से लेकर मार्च महीने तक की जो कंबाइंड पीडीएफ है ये भी उपलब्ध करवा दी गई है। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।